हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11 से एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे प्रागैतिहासिक शैल चित्र की। जो प्रागैतिहासिक काल है उस समय जो शैल है मतलब पर्वत है उन पर जो चित्र बने थे वो आखिरकार कैसे दिखाई देते थे। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, तो इसके बारे में डीप एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें दिया रहेगा उसे एनालाइज करेंगे। अंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा समय काल, टाइम पीरियड, जिसका कोई भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। मतलब कोई भी हमें लिखा हुआ एविडेंस ना मिले जिसे हम पढ़ करके उस टाइम पीरियड के बारे में जान सके, उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? आखिरकार उस टाइम के जो भी एविडेंस हैं वो कैसे उपलब्ध रहते हैं? उस समय न तो कागज़ था, न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। उस समय तो कोई भाषा भी नहीं थी, ना कोई वहाँ पर कागज़ उपलब्ध था और न ही कोई लिखित शब्द होते थे, सांकेतिक चिन्ह होते थे जिनके आधार पर उस समय के बारे में वो लोग लिख सकें, पढ़ सकें, या फिर हम लोग उसे पढ़ करके उसके बारे में जान सकें। ऐसा कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं था। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। जो प्राक इतिहास है मतलब प्राचीन समय का जो इतिहास है, प्राक मतलब जिसे लिखा ना गया हो, जिसे अभी तक उसके बारे में मतलब ज़्यादा जानकारी ना हो, उस समय को हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा? आखिरकार ऐसी परिस्थिति अगर है तो उसमें मनुष्य कैसे जीवित रह रहा होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया। ये तो हम अभी तक मतलब ऐसा मानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन जब विद्वानों ने खोज किए, उनकी जो भी खुदाई करते समय जो साक्ष्य मिले हमें, मिट्टी के बर्तन जो भी वगैरह औजार वगैरह जो भी मिले, उनसे हम उनके बारे में जो भी जानकारी थी उसे प्राप्त कर सकें। तो जब तक हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला था तब तक इस बात पर विश्वास करना अत्यंत कठिन था कि उस समय पर कोई मनुष्य रह रहा होगा। लेकिन जब विद्वानों ने खोज किए तो उससे कुछ हमें एविडेंस प्राप्त हुए। जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। तो ये सब हमें बातें जो हैं इतिहासकारों ने बताए हैं। जब उन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी एनालिसिस किया, तो उन्हें उनके जो भी साक्ष्य मिले, उन्हें उनकी जो कड़ियाँ थी, श्रृंखलाएँ थी, उन्हें एक साथ जॉइंट कर दिया, जिससे उनके सामने कुछ एविडेंस सामने आए। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। जब मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं जो भी हैं वो पूरी होती हैं, उसी के बाद मनुष्य अपने विचारों को, मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो जब उनकी आवश्यकताएं, खाना, पानी, कपड़ा, आवास संबंधी जो भी बुनियादी आवश्यकताएं थे वो पूरी होने लगी, ज़रूरतें उनकी पूरी हुई,
तो उन्होंने अपने विचारों को, मनोभावों को अभिव्यक्त किया। कहाँ अभिव्यक्त किया? तो गुफाओं की दीवारों पर आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाकर, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे उन लोगों ने, ऐसा लग रहा है यूनिटी है उनके अंदर। यहाँ पर शिकार टाइप कुछ दिखलाया गया है। ये उनके जो भी हथियार हैं, ये कोई एनिमल लग रहा है और इस पर कोई बैठा हुआ है ऐसे। और भी भित्ति चित्र मिले हैं, जैसे ये कुछ जानवरों के चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं। तो उन्होंने अपने जो भी विचार और मनोभाव थे उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। मतलब दीवारें जो थी उन्हीं को आधार बनाया और उन पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। उनके माध्यम से अपने आप को, यानी अपने भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। दीवारों के ही माध्यम से उन्होंने अपने भाव और विचारों को उस पर आलेखित करना शुरू कर दिया। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? आखिरकार उन लोगों ने इन चित्रों को दीवारों पर क्यों ड्रॉ किया? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख करने के लिए ये चित्र खींचे। जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, जैसे आप लोग भी लिखते होंगे, आप लोगों में से कोई। तो ठीक वैसे ही वो लोग अगर अपने घरों को सजाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि भित्ति चित्र वगैरह बनाते होंगे, या फिर अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जैसे आज के लोग डायरिया लिखा करते हैं, ठीक वैसे ही वो लोग भी अपने मनोभाव को व्यक्त करते थे दीवारों पर चित्र वगैरह बना करके। देखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग, मतलब पैलियोलिथिक एज, यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पैलियोलिथिक एज का अर्थ क्या है? पुराना पत्थर काल। पैलियोलिथिक एज मतलब जो पत्थर, पुराने पत्थर थे उन पर उनकी जो नक्काशी वगैरह होती थी उनका अध्ययन करके इनके बारे में पता, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही है, और भी अन्य जगह हैं जहाँ पर ये कलाकारियाँ देखने को, चित्रकारियाँ मिली हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पाषाण जो युग था, मतलब लोअर पैलियोलिथिक जो एज था, उस समय के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, जैसे एक पैलियोलिथिक एज है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया लोअर पैलियोलिथिक एज और एक हो गया अपर पैलियोलिथिक एज। तो वही कह रहा है कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज, उसमें तो कोई हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अपर पैलियोलिथिक एज जो है, उस समय तक आते आते मनुष्यों के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई थी। मतलब इस समय काफ़ी उनके अंदर क्रिएटिविटी दिखाई दी है इस काल में। दुनिया में इस काल की अनेक गुफाएं जो हैं पाई गई हैं, जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। मतलब कि जो लोग जिन जंतुओं का शिकार करते थे उन्हीं के चित्र वो अपने गुफाओं की दीवारों पर बनाया करते थे। लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। मनुष्य जो भी गतिविधियां कर रहा है अपनी, जैसे शिकार कर रहा है तो शिकार करते हुए उसे बना दिए, या फिर वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां भी तथा प्रतीक, सिंबल जैसे बनाया करते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं। मतलब भारत में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं इन चित्रकारियों के, वे उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं, मतलब अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं, लोअर पैलियोलिथिक टाइम के नहीं हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 मतलब 1867 से 68 में पुरावेद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई
अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। मतलब कि जो सबसे पहले खोजा गया था शैल चित्र वो 1867-68 में जो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में खोज की थी अल्तामिरा की, उससे भी 12 वर्ष पहले वो खोज हुई थी। कौन सी खोज? तो कॉकबॉर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, कॉकबॉर्न, एंडरसन, मित्र, घोष। ये अनुसंधानकर्ता थे, रिसर्चर थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थल खोजे हैं। जैसे कुछ बताया गया है यहाँ पर देख लीजिए। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, इन जगहों पर ये शैल चित्र इन्होंने खोजे थे। कहाँ कहाँ? तो एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। मतलब नॉर्थ इंडिया के ये 3 स्टेट हैं और साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 2 स्टेट हैं। ओके। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। तो नॉर्थ इंडिया से एक और मिल गया, उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियाँ। और अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में पूछते हैं। कौन सी नदी के किनारे? तो सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का अर्थ होता है 1,00,000 गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। यहाँ पर पाई जाने वाली जो आकृति थी उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन? मानव चित्र, मतलब मानव का चित्र मिला है, पशु चित्र, पशुओं का चित्र, ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय जैसे वृत्त, आयत, वर्ग, ऐसी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, लंबा थूथन मतलब उसका जो फेस है वो कुछ ऐसे लंबा है वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली। चित्रकारी के मुख्य विषय लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। तो क्या क्या है? जानवर में है लंबे थूथन वाला जानवर, लोमड़ी है, कई रंग बिरंग की छिपकली है और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। जैसे बिंदु जैसे चित्र बना करके कुछ अल्पना टाइप का बनाया गया है। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिनमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए पाए हुए हैं। चलिए देखते हैं थोड़े से कुछ चित्र यहाँ पे देखिए। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, लखुडियार। ये उत्तराखंड से मिला है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ऐसे हाथ इनके दिखाए गए हैं, ऐसे हाथों में हाथ डाले ऐसे बने हुए हैं, ऐसे करके ऐसे करके कुछ चित्र मिला है पत्थरों पर। ऐसे करके इधर देख सकते हैं, ये डिजाइनर चित्र मिले हुए हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ कह सकते हैं। ऐसे ऐसे लहरदार आकृतियाँ, रेखाएं ऐसे मिली हैं। तो इसकी बात की गई थी। आगे देखते हैं। तो ऐसे 2 शिलापट्ट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव का अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान, कौन कौन से वो 3 स्थान हैं?
तो देखिए वो 3 स्थान है, कूपगल्लू, पिकलीहाल, तेक्कलकोट्टा अधिक प्रसिद्ध है। ये कहाँ के स्थान है? तो ये आपके स्थान जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं, यहाँ पर दिया था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो चट्टानें हैं उनमें नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया, और यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुप्पगल्लू, पिकलीहाल, तेक्कलकोट्टा। ठीक है, यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं, और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के, कुछ सफ़ेद पर लाल बने हुए हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, ऐसे करके। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं जैसे सांड है, हाथी है, सांभर है, चिंकारा है, भेड़ बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव और त्रिशूल इत्यादि, इन सब के चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये गुफा का चित्र है। ओके, परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये जो कैमूर की पहाड़ियाँ, बिहार तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। यूपी और बिहार में इसका एक्सटेंशन है, विंध्य की श्रृंखला जो है। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर शैल चित्र देखने को मिले हैं। पहाड़ी श्रृंखलाएँ पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं, और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, जिसका नाम है भीमबेटका। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भीमबेटका को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मतलब शेल्टर मौजूद हैं, और इनमें 500 शैलाश्रय जो हैं वो चित्र बनाए गए हैं, उन पर चित्र पाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी दिखाएंगे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर V.A. वाकड़कर के द्वारा की गई थी, और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने उनका अनुसरण किया। वाकड़कर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। जो भी वो गतिविधियाँ वहाँ पर होती थी उन सब का चित्र बना हुआ है, वो देख सकते हैं। ये एनिमल यहाँ पर ये ऐसे भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया गया। पहला काल है उत्तर पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, और तीसरा है ताम्र पाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 काल के बारे में दिया गया है, उसके बाद 4। तो सबसे पहले 3 जो भी काल हैं उनके बारे में, पूरा पाषाण युग,
मध्य पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा उत्तर पूरा पाषाण युग, इसको कहते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र जैसे वॉश पेंटिंग से बनाया गया है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। ग्रीन कलर से जो चित्र बनाया गया है, ग्रीन कलर से जो चित्र बनाया गया है वो किसके लिए है? तो ग्रीन चित्र जो है वो नर्तकों के लिए है, नर्तक के लिए है। और जो लाल कलर का चित्र है वो शिकारी के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना और अधिक पसंद करते थे। मतलब इस टाइम पर आते आते जानवरों के प्रति और भी चित्रण करना शुरू कर दिया। और भी कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है और कुछ चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में और मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। मतलब कि कुछ चित्र ऐसे हैं जहाँ पर शिकार करते हुए दिखाया गया है और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जानवरों के प्रति प्रेम की भावना भी प्रदर्शित की गई है। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जहाँ उनके ऊपर चित्र उकेरे गए हैं, जानवरों के ही चित्र उकेरे गए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही प्रकार में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ के फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्नता रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे।
रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जैसे गेरू भी कहा जाता है, गेरुआ रंग से बनाया जाता है। और रंग में कैल्सेडोनी नामक पत्थर, यहाँ पर गेरू रंग भी दिखाया गया है। और हरा रंग जो है कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। एक पत्थर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्सेडोनी। और सफ़ेद रंग जो है चूना पत्थर से बनाया जाता था। और यहाँ पर आप लोग भीमबेटका के शिकार करते हुए भीमबेटका की जो जंगली जानवरों का शिकार है उसे दिखाया गया है। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ जैसे जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाले गए गोंद राल मिला दिया जाता था। और इस प्रकार रंग तैयार हो जाते थे। और उसके बाद उन्हें पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी वैसे ही बरकरार हैं। यह समझा जा सकता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे हैं क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र जो हैं उन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी भी जगह से मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। और ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि जो कुछ ऐसी गुफाएं होती हैं जो काफ़ी पहुंच से रीच से दूर होती है, आउट ऑफ रीच होती है, फिर भी वहाँ पर लोग जाते हैं। तो शायद कोई रिलीजन रिलेटेड पर्पज से वहाँ पर चित्रों को बनाया गया होगा जिससे लोग आकर्षित हो वहाँ जाने के लिए। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने के प्रतिकूल परिस्थितियाँ, औजारों तथा सामग्री आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने और सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप में मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर की मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर झूमते हुए दिखाया गया है। देख सकते हैं आप लोग। ये मध्य पाषाण काल का चित्र है यहाँ पर और इसमें शिकार के दृश्य बहुलता में पाए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग। यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन है। यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। देख सकते हैं इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर देखिए, ये हैं, एक इधर भी है। ये कुछ वाद्य यंत्र टाइप का बजा रहे हैं। तो हाथ पकड़कर
यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं आकृतियाँ। और यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। तो हम ऊपर उत्तराखंड में ये लखुडियार के बारे में पढ़े थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस नदी के किनारे था, चूँकि ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं नदी के बारे में। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्णित करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। जैसे पहले ऐसा लगता होगा कि शिकार करने के लिए वो लोग मुखौटे धारण करते होंगे और जानवर जब अट्रैक्ट होता होगा तो उसे मार देते होंगे। फिर मारने के बाद वो वही नाच गाना वाला जो प्रोग्राम था उसे कैरी करते होंगे। तो हम लोगों ने देखा ऊपर नाचते गाते हुए उनको। ऐसे चित्रों से प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहाँ अकेले जानवरों के लिए चित्र बनाए गए हैं, उनमें आदिकालीन कला की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। बस थोड़ा सा और बचा, लास्ट चल रहा है, देख लेंगे आप लोग। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। ये तो आखिरकार सोचने वाली बात है कि एक ही जगह पर 20 परतें दिखाई दे रही हैं, तो एक ही स्थान पर ऐसी चित्र क्यों बनाई जाती थी। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। या फिर दूसरा कारण कह सकते हैं कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए हों। इन प्राग ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन, मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिली है। और प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए हैं, जिसके आधार पर हम उनके बारे में कुछ भी जान सकते हैं। तो फाइनली ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस, तो इसे भी आप लोग देख लेते हैं। इधर यहाँ पर श्रीनगर दिया हुआ है, पेशावर है, मांदा है, नगर कठपोलो, रोपड़, भवानपुरा, दधेड़ी, बनावली, कालीबंगा, इधर गुमला, रहमान ढेरी, हड़प्पा, और इधर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, कोड्डीजी, चनहुदड़ो, अमरा, सुख्ता खो, कागेंदौर, यहाँ भारत, दिल्ली, आलमगीरपुर, ये तो यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर, और इधर नेपाल का चित्र दिया हुआ है, और इधर सुरकोद्दा, रंगपुर, राजड़ी, लोथल, भगत राव, इधर ये महाराष्ट्र साइड में दायमाबाद, मुंबई। ये दायमाबाद वही है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउदर्न पार्ट था। तो यहाँ ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा आर्ट एंड कल्चर का, क्लास 11th के
आर्ट एंड कल्चर से ये था। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू ऑल